हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास सन 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 के सभी सनों के पेपर एक ही वीडियो में, ताकि आपको जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस न देखने पड़े। इसलिए हमने आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास के सारे पेपर एक ही वीडियो में ऐड कर दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अब हम देखेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, जो आपका सब्जेक्ट है उसका 2016 का जो पेपर हुआ था बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। मेरे उत्तर बताने से पहले आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी में स्वर होते हैं। चार ऑप्शन है 10, 11, 9 या 14। तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। अगला प्रश्न 2 है, मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव जो हैं वो कौन से हैं? काकल, कंठ, दंत या सभी? तो सभी होते हैं। ये प्रश्न आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अगला प्रश्न 3 है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। मानव के मुख से निकली श्वास का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं? तो मानव के मुख से निकली जो ध्वनि होती है उसी का अध्ययन किया जाता है। आप देखते भी हैं कि कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनि या दंत से, इस टाइप से हम अलग अलग डिवीजन भी देखते हैं। तो वही आपका सही हो जाएगा, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। अगला प्रश्न देखते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, और ये दोनों प्रकार लिखे हुए हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। यानी आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा, आ व बात दोनों। अगला प्रश्न 5 देखते हैं, व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? व्यंजनों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। और यहाँ के उत्तर के हिसाब से कौन से 3 भाग हो जाएंगे? एक आपका हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, एक हो जाएगा आपका ऊष्म व्यंजन और एक हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ये सभी चीज़ें आपने सुनी हुई लग रही होंगी, क्योंकि अभी हाल ही में हमने कल ही शायद वीडियो में बात की थी इन सभी के जो इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी थे उनके एक साथ। तो वहाँ पर ये सभी सन 2016 के भी जो है वो बहुविकल्पी थे। अगला प्रश्न 6 है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। और ये जो है वो होते हैं स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या सभी? तो ये सभी जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में दंत व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? यहाँ पर जो है वो ता, था, दादा, ना, ये सभी आपके में होते हैं, तो ना आता है उसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 8, आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तो ये जो है वो विस्मयादि बोधक का जो है वो होता है। चिन्ह भी आपने देखा होगा, इस प्रकार से जो है वो लगा रहता है। अगला प्रश्न 9 है, ढा वर्ण किस वर्ग में आता है? तो टा वर्ग में आप देखते हैं टा, ढा, डा, डा ये सारे आते हैं, तो यही जो है आपका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 है, 13 संख्या है, सम, विषम दोनों या इनमें से कोई नहीं? 13 जो है वो एक विषम संख्या है। ये सारी चीज़ें हम आपको कल बताए भी थे। अवरोही क्रम मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अवरोही लिख के देखिए, आरोही लिख के देखिए। अवरोही जो है वो एक बड़ा वर्ड होता है, और इसी से आप याद रखेंगे कि जो इसमें संख्याएं होती हैं वो बड़े से जो है वो छोटे के क्रम में जो है वो होती हैं। और बड़े से छोटे के क्रम में देखिए आपके ऑप्शन नंबर आ में ही जो है वो दे रखा है 11, 9, 7, 5, 2। तो यही जो है आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 है, भाग की संक्रियाएं होती हैं, भाज्य, भाजक, भागफल या सभी? तो ये सभी होती हैं, सूत्र भी मैंने कल आपको बताया था। अगला है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, पठन, लेखन, व्याकरण या सभी? तो ये सभी जो है वो भाषा शिक्षण में आते हैं। अगला प्रश्न 14 है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या कौन सी है? तो लिपि संबंधी अज्ञानता भी इसमें आता है, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान भी आता है, सही विराम चिन्ह जो है उनका प्रयोग का अभाव भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला और लास्ट बहुविकल्पी है 99 में दहाई जो है वो इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा इकाई है, उसके बाद दहाई, यानी कि 9 ही हमारा जो है वो दहाई भी है। तो हमारा ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। तो सभी बहुविकल्पी 15 समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका 16, लेखन का अर्थ बताइए। तो जो मन के भाव होते हैं, विचार होते हैं, उनको लिपिबद्ध जो है हम करते हैं, तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है उसी को हम लेखन जो है वो कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 17 है, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। तो मैंने ऊपर अभी आपको बहुविकल्पी में बताया था, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है
आपको ये बताना है कि जो स्पर्श व्यंजन है इनकी जो है वो संख्या जो है वो कितनी होती है। कमेंट सेक्शन में टाइप करके जो है आपको बताना है, तो सभी लोग ट्राई अवश्य करें। अगला प्रश्न 18 है, अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये जो है वो अयोगवाह के 3 प्रकार होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अगला प्रश्न 19 है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के प्रयोग में लिंग, वचन व कारक के कारण या उसके अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन ना आए उसे हम अविकारी कहते हैं। तो दोनों ही ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 20 है, हिरस के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। तो छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि वाला जो है ये चारों हिरस के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम हो जाएंगे। अगला प्रश्न 21 है, बलाघात क्या है? ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बलाघात जो है वो मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण जो है वो किया जाता है, और शक्ति अधिक के कारण ही अपेक्षितया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की जो अन्य ध्वनियाँ हैं आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो कभी कभी आपने देखा होगा जब कविताएं पढ़ते हैं, किसी सूरवीरों की कहानियां पढ़ते हैं या सूरवीर की कविताएं पढ़ते हैं, तो हम अलग अलग जो लाइनें होती हैं उसमें अलग अलग आरोह अवरोह की बात करते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव की बात करते हैं। तो ध्वनियों पर कभी विशेष बल देते हैं, कभी कम बल देते हैं, तो उसी से संबंधित आपका ये जो है वो बलाघात होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 22 की तरफ है, जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम भी लिखिए। तो संवृत, अर्धविवृत, विवृत और अर्धसंवृत, ये 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से इसमें वर्ण आते हैं? तो संवृत में ई, बड़ी ई, उ और बड़ा उ आता है। अर्धविवृत में जो है वो ए, औ और आ आता है। विवृत में बात करें तो बड़ा आ आता है, और अर्धसंवृत में जो है वो ए और औ आता है। तो ये सभी जीवा के आधार पर जो है वो वर्गीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 देखते हैं, और यहाँ पर हम केवल अति लघु और बहुविकल्पी सेक्शन की ही बात करेंगे, क्योंकि लघु में ऐसे प्रश्न हैं जो आप अपने आप से लिख सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति ने कहा था कि कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि जो लघु हैं उनके प्रश्न बता दिया करिए, उत्तर ना बताया करिए। तो केवल और केवल मैं यहाँ पर प्रश्न सभी आपको जो है वो बता दूंगा। तो प्रश्न 23 है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा यानी कि होता है, और कठोर तालु भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न 24 है, ऊष्म व्यंजन क्या है? लिखिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है उन्हीं को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सारी चीजें देख रहे होंगे यहाँ पर आप सरल आती हैं, परंतु लिखने का तरीका का ध्यान रखिएगा जिसके कारण आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आ सकें। अगला प्रश्न 25 है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, और ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण ही अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि उंगली में आप यहाँ पर देख रहे हैं चंद्र बिंदी लगी हुई है, आंधी में आप देख रहे हैं लगी हुई है, आदि जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रश्न 26 है, हलंत से क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर्ण रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो यही जो है वो हलंत का हम उपयोग जो है वो करते हैं, और आपने देखा होगा ऐसे कुछ इस प्रकार जो है वो ये नीचे हलंत लगा होता है। अगला है 27, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न 28 है, चा वर्ग की ध्वनियाँ कितनी होती हैं? नाम लिखिए। तो चा, छा, जा, इया, ये सभी जो है वो चा वर्ग में आती हैं। अगला प्रश्न 29 है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं? तो गुणनफल, गुणज और गुणक, ये तीनों ही जो है वो गुणा में होती हैं। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अति लघु का, 345 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 345 आप देख रहे हैं तो स्थानीय मान 5 का जो है वो 5 हो जाएगा, 4 का जो है वो 40 हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जितनी संख्या है उसमें 0 लग जाएगा। इसी प्रकार 345 में जो 3 है उसका स्थानीय मान 300 हो जाएगा। परंतु यदि यहाँ पर अंकित मान पूछा होता तो ये वही संख्या ही जो है वो अंकित मान हो जाती। जैसे कि यहाँ पर 4 का अंकित मान पूछा होता तो अंकित मान जो है वो 4 ही हो जाता, 40 जो है वो नहीं होता। तो अति लघु समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं चलिए लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो लघुत्तरीय प्रश्न टोटल 10 आपके आते हैं, 31 से 40 तक सभी प्रश्न जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि किसी ने कमेंट सेक्शन में टाइप करके कहा था कि सभी प्रश्न जो है वो बता दिया करिए। तो प्रश्न 31 है, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय बताइए। तो ये सारी चीजें आप अपने आप से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 32 है, विधानवाचक एवं निषेधवाचक वाक्य में क्या अंतर है? थोड़ा सा ये
एक्स्ट्रा है इसमें, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है तो काम का करना हो रहा है, लता गीत गाती है तो काम का होना हो रहा है, तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएंगे। निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है तो काम का ना करना हो रहा है, या कह सकते हैं निषेध हो रहा है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार लता गीत नहीं गाती है तो काम का ना करना। अगला प्रश्न 33 देखते हैं, तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व जो है वो क्या है। अगला प्रश्न 34 देखते हैं, स्वर के भेद किन किन आधार पर किए गए हैं, एक एक उदाहरण देकर समझाइए। अगला प्रश्न 35 है, गिनती सिखाने संबंधी मुख्य बातें बताइए। अगला प्रश्न 36 है, दहाई एवं सैकड़ा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो दहाई सैकड़ा से रिलेटेड ऊपर प्रश्न आपका आया भी था, तो एग्जाम्पल सहित आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न 37 है, आरोही एवं अवरोही क्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हम आपको ट्रिक से बता चुके हैं कैसे आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न 38 है, शुद्ध सुडौल तथा आकर्षक लेखन में अनुलेख, सुलेख तथा श्रुत लेख के महत्व पर प्रकाश डालिए। श्रुत लेख होता है सुनकर लिखना, जैसे कि आप शॉर्ट हैंड राइटिंग में देखते भी हैं। अगला प्रश्न 39 है, समानार्थी शब्दों का आशय उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप एग्जाम्पल भी जो है वो लिख सकते हैं कुछ समानार्थी शब्दों के। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 40 है, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं क्या हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये सभी पॉइंट वाइज आप अपने आप से लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम देखेंगे सन 2017 का आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास जो सब्जेक्ट है उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन जो है वो किसका है, तो ये कथन जो है वो श्रीमती मॉन्टेसरी का है, या इनका पूरा नाम क्या था, मारिया मॉन्टेसरी। अगला देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, तो वो इसमें से वर्ण कौन से होंगे। देखिए, कंठ के स्पर्श से जो उच्चारण होने वाले वर्ण होते हैं वो का वर्ग में जो आते हैं, का, खा, गा, गा, ये सभी जो है वो हो जाएंगे। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन जो है वो क्या है, तो प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव भी है, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना भी है, स्वाध्याय तथा पठन का अभ्यास भी है। तो उपरोक्त सभी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 है, विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है। विराम संबंधी यानी कि जो आप पूर्ण विराम लगाते हैं, ये सेंटेंस जब आप देखते हैं थोड़ा सा रुकते हैं तो उसमें समस्या का प्रमुख कारण क्या है, तो विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना ये सबसे प्रमुख कारण होता है, क्योंकि आत्मविश्वास से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब बी ऑप्शन कट गया तो आपका उपरोक्त दोनों भी कट जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आ जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि विराम चिन्हों का ज्ञान ना होना। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप उचित जगह सही विराम चिन्ह का उपयोग जो है वो नहीं करेंगे, जैसे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, इस टाइप से। अगला है, विवृत स्वर क्या है, तो विवृत स्वर कहते हैं बड़ा आ और औ को। देखिए, जो डिवीजन किया गया है ये मुखाकृति के आधार पर स्वर जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत, दूसरा होता है अर्ध संवृत, तीसरा होता है विवृत और चौथा होता है अर्ध विवृत। अब यहाँ पर जो विवृत लिखा है वो मैंने आपको बताया। तीसरे नंबर पर ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, उच्चारण में मुख जो है वो सबसे अधिक खुलता है। जैसे कि आप बड़ा आ बोल के देखिए तो बड़ा आ में सबसे अधिक मुंह आपका खुल रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बा है वो सही होगा। इसके अलावा जो पहला नंबर है संवृत, इसमें उच्चारण में कम मुख खुलता है। अर्ध संवृत में उच्चारण में संवृत जो है उससे थोड़ा अधिक मुख खुलता है, और संवृत मैंने विवृत मैंने जो आपको बताई दिया, और अर्ध विवृत जो है उसमें विवृत से कम और अर्ध संवृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आनंद का पर्यायवाची मोद, प्रमोद, सुख सभी होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है,
तो छत्रज्ञ और स्रा होते हैं, यहाँ पर यहाँ देखिए लिखा है एक्स्ट्रा, यही जो है आपका नहीं में आ जाएगा। अगला प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर जो है वो कौन सा है। तो दीर्घ स्वर होता क्या है, देखिए इन्हें बोलने में जो है वो ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनसे दुगना समय लगता है। जैसे इन्हीं को हम संयुक्त स्वर या कह सकते हैं गुरु स्वर भी जो है वो कहते हैं। इनको जो है उच्चारण की अवधि के आधार पर जो है वो बांटा गया है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था मुखाकृति के आधार पर बांटा गया है, परंतु इनको जो है उच्चारण की अवधि या कह सकते हैं मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है आपका दीर्घ स्वर और एक होता है आपका प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर जो है ये मैंने प्रश्न में पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा प्लुत स्वर भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जो दीर्घ स्वर होता है उससे कह सकते हैं उसमें और अधिक समय लगता है, या इनके उच्चारण में आप कह सकते हैं जो ह्रस्व स्वर है उनसे 3 गुना समय लगता है। जैसे कि आप ओम देखते हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है कि यह आप इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं, किसी को आप दूर से बुला रहे हैं तो वहाँ पर भी जो है वो प्लुत स्वर यूज होता है। तो यहाँ पर उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बा जो है वो सही हो जाएगा। परंतु जैसा कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूँ, तो इस वीडियो का आपके लिए एक प्रश्न अच्छा सा है। आपको मैंने बताया मुखाकृति के आधार पर, मैंने आपको बताया उच्चारण की अवधि के आधार पर, परंतु आपको जो है वो बताना है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों को जो 2 भागों में विभाजित किया गया है उनके नाम क्या है। उच्चारण के आधार पर उन दोनों के नाम जो है आपको बताने हैं। मैं यहाँ पर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उच्चारण के आधार पर पूछ रहा हूँ। जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर जो है वो डिवाइड किया गया है। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी स्वर या अवृत्तमुखी स्वर इस टाइप से डिवीजन किया गया है, परंतु मैं उच्चारण के आधार पर स्वरों को पूछ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कितने लोग जो है इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर सही बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 9 की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम 4th सेमेस्टर के आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर सके। प्रश्न अगला 9 है कि किसके उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श जो है वो करता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा वाला, यानी कि बा जो है इसमें उच्चारण में निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है। आप उच्चारण करके देख लिया करिए, यदि आपको नहीं पता है तो आपको स्वतः ही जो है वो अंदाजा लग जाएगा। अगला प्रश्न 10 है, वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है। तो बहुत ही कम ठहरने के लिए जो है वो अल्प विराम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न 11 है, 4, 3, 2, 8 में दहाई वाली संख्या कौन सी है। तो ये 2 होती है आपकी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस टाइप से चलता है। अगला है, जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो आपका होता है अवरोही, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। और यदि आरोही पूछा होता है तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। अगला प्रश्न 13 है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना क्या कहलाता है। तो ये जो है वो जोड़ कहलाता है। किसी भी संख्या है जैसे कि 10 लिखा है, अब इसमें वृद्धि आप कैसे कर सकते हैं, तो ये आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है, तो ये जो है वो जोड़ है। आपके मन में ये भी आ सकता है कि गुणा करने पर भी संख्या में वृद्धि होगी, परंतु प्रश्न में आप देखिए तो यहाँ पर योग करना लिखा भी हुआ है, इसलिए आपका जोड़ जो है वो सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न 14, किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो किसी भी संख्या के 2 मान होते हैं, कौन कौन से। पहला आपका होता है अंकित मान, दूसरा आपका होता है स्थानीय मान। अंकित मान को ही वास्तविक या शुद्ध मान भी कहते हैं, और दूसरा आपका होता है स्थानीय मान। अब देखिए आपको मैं एक एग्जाम्पल में अंकित मान और स्थानीय मान दोनों जो है आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको एक संख्या लिखी है 235। अब 235 में यदि आपको 2 का जो है वो अंकित मान बताना है तो अंकित मान आपका जो है वो 2 ही हो जाएगा, यानी कि जिस संख्या का अंकित मान पूछा है वही संख्या जो है वो हो जाएगी। परंतु यदि 2 का ही आपसे स्थानीय मान पूछा होता तो 2 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लग जाएंगे, यानी कि 200 जो है वो स्थानीय मान हो जाएगा और 2 जो है वो अंकित मान हो जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ गए होंगे। लास्ट हमारा बहुविकल्पी है, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होगी, क्योंकि 100 के नीचे जो है वो 99 आता है, और 99 जो है आपकी 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर आ 100 जो है वो सही हो जाएगा। बहुविकल्पी सारे हमारे समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और हम
बहुविकल्पी उत्तरीय प्रश्न, इन्हीं दोनों की बात करेंगे। लघु में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कि यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो यदि आपको उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ लीजिएगा, और उसमें उस टाइप के हैं प्रश्न की आपको अपने आप से ही बनाकर लिखने होते हैं, तो उसको यहाँ पर कराने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी ही जो है वो कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 से। प्रश्न है आपका, सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं? तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना जो है वो सस्वर पठन कहलाता है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वाचन। वाचन की बात करें तो वाचन के मुख्यतः यदि बांटा जाए तो सस्वर वाचन और आपका एक मौन वाचन, इन दोनों में डिवीजन किया गया, और इसके अंतर्गत आपके प्रकार आते हैं। जैसे कि जो सस्वर वाचन है, इसके अंतर्गत यदि डिवीजन किया जाए तो आपका आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन आता है, और इसी के अलावा यदि मौन वाचन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आपका गंभीर वाचन और द्रुत वाचन आता है। ये ध्यान जरूर रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके हिंदी के लिए भी और इस सब्जेक्ट के लिए भी। आगे बात करें तो सस्वर वाचन के दो भेद हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है, जो छात्र अध्यापक के अनुसार करते हैं। तो आपसे ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि शिक्षक द्वारा किया गया वाचन जो है वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक द्वारा, और अनुकरण का मतलब ही होता है किसी का आप अनुगमन करें तो वो जो है वो छात्रों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न 17 देखते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 कारण बताइए। आरोह अवरोह का मतलब है कि उतार चढ़ाव। जैसे कि आपने देखा होगा कोई कविता वीर रस की है तो थोड़ा सा उसी हाव भाव में जो है जो शिक्षक होता है वो पढ़ाता है, यानी कि जहाँ पर थोड़ी वीरता की बात हुई तो वहाँ पर उस जो उसकी वाणी होती है उस पर जोर देता है। तो ये सारी चीज़ें आरोह अवरोह में आती हैं। तो इसमें कठिनाई उत्पन्न होने के 2 कारण में भावों को समझकर ना पढ़ना। जब आपको समझ ही में नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या हुआ है तो आप उतार चढ़ाव कैसे जो है अपनी भाषा या वाणी में लाएंगे। धारा प्रवाह का अभाव भी होगा, मूल भाव के विपरीत पठन और उसके साथ साथ शीघ्रता से पठन। अब देखिए जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है और उसमें आप उतार चढ़ाव लाते हैं तो एक लय में पढ़ते हैं, धीरे तेज इस टाइप से पढ़ते हैं, पर यदि आप शीघ्रता से पढ़ेंगे तो आपको कठिनाई आएगी उचित आरोह अवरोह में। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न 18 है। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें लिखिए। तो कौन कौन सी बातें 2 ध्यान में रखेंगे? पहला है, पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सकें। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये एक पैराग्राफ लिखा है और यहाँ पर आवश्यकता वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जब पढ़ रहे हैं तो आवश्यकता वर्ड पर थोड़ा सा जोर देना चाहिए, जिससे कि सुनने वाला या उसको देखकर कोई दूसरा पढ़ रहा है या देखकर दूसरा कोई सुनने का प्रयास कर रहा है तो उसको समझ में आए कि इस पर जो है वो विशेष ध्यान देना चाहिए उसे, या कह सकते हैं ये उसके लिए अति उपयोगी है। तो पठन की ओर उससे कहीं ना कहीं जो छात्र है वो भी आकर्षित हो सके। दूसरा है, प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है। ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहां रुकने की आवश्यकता हो वहां अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ भी पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर विराम नहीं आप ले रहे हैं जबकि एक सेंटेंस आपका खत्म हो गया, तो वो सही तरीका जो है वो नहीं है। तो 2 ही लिखने थे, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। तीसरा एक एडिशनल भी लिखा है कि पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए तथा स्वर, गति, लय तथा प्रवाह का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न 19 देखते हैं। असुंदर खराब लेखन के कोई 2 कारण बताइए। तो लिखते समय बालक के बैठने का उचित ढंग जो है वो होना चाहिए, या इसमें लिखा है लेखन के 2 कारण, तो उचित ढंग जो है आप कह सकते हैं ना होना जो है उसका रीज़न जो है वो हो जाएगा। दूसरा है, लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी जो है वो उचित होनी चाहिए। कलम पकड़ने का सही ढंग होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी जो है वो होना चाहिए। अगला है, पठन कितने प्रकार का होता है। तो मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन और चित्र पठन, ये सभी जो है वो पठन के प्रकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न 21 है। शब्द जो है वो किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा इस प्रकार है कि निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन, पुस्तक, विद्यालय। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख क्या है। श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, यानी कि सुनकर लिखना को श्रुत लेख कहते हैं, यानी कि सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा लेख ही वास्तव में श्रुत लेख है।
और यदि इसको वास्तविक जीवन में आप देखें कहाँ यूज़ होता है, तो जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो जो है इसको शॉर्ट हैंड जो है वो यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 23 स्पर्श व्यंजन का क्या आशय है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि का, खा, गा, घा, टा, ढार, ये सभी जो है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न 24 है, संकर शब्द को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए शब्द हैं जिन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये वाला शा नहीं होता है, यही वाला सा जो है आपका सही लिखा है। तो संकर शब्द कहते हैं जैसे कि रेल प्लस गाड़ी, देखिए तो रेलगाड़ी हो गया, नेक प्लस चलन है तो नेक चलन हो गया, वर्ष प्लस काट है तो वर्ष काट हो जाएगा। रेलगाड़ी में जो रेल और गाड़ी आप देख रहे हैं, तो ये जो रेल है ये आपका इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी जो है आपका हिंदी का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना दिया गया शब्द नया रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी जो आपका संकर शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि धनी का निर्धन, प्रकाश का अंधकार। अगला प्रश्न 26 है, शून्य को किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो ये मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि गणित में जब किसी भी संख्या को शून्य से भाग देते हैं तो इसे शून्य से भाजन कहते हैं। और इस भाजन में जो है वो भाजक जो है वो शून्य होता है। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन होता है, तो शून्य से भाजक अपरिभाषित होता है और इस अपरिभाषित को ही जो है आप इनफाइनाइट कहते हैं। किसी भी संख्या को यदि आप 0 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा जो है वो आपका इनफाइनाइट या अनंत या अपरिभाषित जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 है, वास्तविक मान किसे कहते हैं। तो किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसी को हम वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 235 में 2 का वास्तविक मान यदि आपसे पूछा जाए तो 2 ही रहेगा, जबकि स्थानीय मान जो है वो 200 हो जाएगा। और इसी वास्तविक मान को मैंने ऊपर बताया भी था, अंकित मान भी कहते हैं। अगला प्रश्न 28 है, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। तो उदाहरण दीजिए। तो शून्य से गुणा करने पर शून्य होता है, जैसे कि 100 को आप 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, x को 0 से करेंगे गुणा 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न 29 है, संख्या 41, 325 और 7061 की तुलना कीजिए। तो पहली संख्या, इसमें अंकों की संख्या 5 है, दूसरी संख्या में अंकों की संख्या 4 है। तो जाहिर सी बात है 5 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी, तो आप इस प्रकार जो है वो ग्रेटर देन साइन लगाकर इसको दर्शा सकते हैं और इसके जस्ट अपोजिट करके भी दर्शा सकते हैं कि ये वाली संख्या बड़ी है इससे। तो इस टाइप से भी जो है आप इसे दर्शा सकते हैं। ये प्रश्न और अगला प्रश्न, ये दोनों ही हमको जो वन लाइनर हमने क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें जो है वो बताए भी थे, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। BTC DLED 4th सेमेस्टर महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न नाम से जो है वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर अदर सब्जेक्ट के भी आपको बहुविकल्पी मिल जाएंगे। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 है, और ये वाला प्रश्न भी मैंने जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर या अति लघु राजन के हम करा रहे हैं वहाँ पर बताया था कि 12 पेंसिलें, प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिल मिली, तो कितने बच्चों को पेंसिल मिलेंगे। अब प्रत्येक को 2-2 मिल रही हैं तो और टोटल 12 पेंसिल हैं, यानी कि 6 लोग होंगे तभी प्रत्येक को 2-2 मिलेंगी, तभी 6 दूना 12 आपका होगा, यानी कि टोटल 6 बच्चे जो हैं उनको पेंसिल मिली हैं। तो इस टाइप से ये कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसके साथ साथ नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हम देखेंगे आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का जो पेपर सन 2018 में BTC DLED 4th सेमेस्टर का हुआ था उसका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, पठन की प्रक्रिया में उचित जो आरोह अवरोह होता है, आरोह अवरोह हम कहते हैं जो उतार चढ़ाव होता है, उसका समावेश जो है वो ना होने का प्रमुख कारण जो है वो क्या होता है। शीघ्रता से पठन, भाव जो है उनको समझकर ना पढ़ना, अधिक तेज आवाज में पढ़ना या उपर्युक्त सभी। तो कहीं ना कहीं आप देखें कि भावों को समझकर ना पढ़ना ये सबसे मेन कारण हो जाएगा, परंतु शीघ्रता से पढ़ना भी आपका एक कारण हो जाएगा, क्योंकि आरोह अवरोह यदि आप उतार चढ़ाव लेते हैं तो यदि शीघ्रता से पढ़ेंगे तो वो उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो उस आधार पे कह सकते हैं आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब 2 ऑप्शन सही हो गए तो आपका उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 है, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सरस्वर पठन, मौन पठन, उपर्युक्त दोनों या इनमें से
कोई नहीं। तो लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं सरस्वर पठन। सरस्वर पठन जो है आपका सही हो जाएगा। जो भी कोई चीज़ लिखित मैटर होता है उसको ध्वनि युक्त यानी कि बोल कर पढ़ना, वो आपका जो है वो सरस्वर पाठन होता है। और मौन पठन में आप एक सरसरी निगाह से मन में अपने पढ़ते हैं, वो जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 है कि वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता का, क्रमबद्धता का या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में ये दोनों ही गुण जो है वो विद्यमान होते हैं। आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न 4 देखेंगे, का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है, तालु, मूर्धा, कंठ या दंत। तो इसको याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी। यदि आपने देखी होगी ट्रिक तो आप इजी तरीके से कह देंगे कि यहाँ पर जो है कंठ जो है सही हो जाएगा। कंठ से जो है वो का उच्चारण होता है। अगला है प्रश्न 5वां, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है आशा, स्पृहा, अभिलाषा या उपर्युक्त सभी। तो पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताना है। तो इच्छा शब्द का अभिलाषा जो है वो होता ही है, हम किसी ना किसी व्यक्ति से अभिलाषा रखते हैं और कहीं ना कहीं उसका संबंध आशा से भी होता है। अभिलाषा और आशा जो है वो सिनोनिम्स हैं। तो जब दो सही हो जाएंगे तो स्पृहा यदि आपको नहीं भी मालूम है तो भी आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर जो है आपका उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 देखते हैं, कोष्टक चिन्ह आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो कोष्टक आपका ये भी होता है, ये भी आपका ब्रैकेट होता है और ये भी होता है। तो आपका उत्तर जो है वो उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ। ये जो है आप चिन्ह तब प्रयोग करते हैं जब किसी कथन का विस्तार करना है। कहते नहीं हम कि आगे निम्नलिखित कारण हैं, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का चिन्ह जो है वो देखने को मिलता है। तो किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के विवरण चिन्ह का जो है वो ये जो है वो प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है 8 कि शुद्ध शब्द है तो कौन सा है। उज्ज्वल यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। यूपी टेट के जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं वहाँ पर आपका ये प्रश्न आया भी था, वहाँ पर हमने जो है इसको कराया भी था। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दा, यानी कि उज्ज्वल जो है वो ये आपका सही शुद्ध लिखा है। काफ़ी लोग गलती में जो है इस वाले को सही मान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वल जो है इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, इस प्रकार जो है वो लिखा जाता है। दोनों ही बार जो है आपकी आधी जा जो है वो बनती है। अगला प्रश्न 9 देखते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है वो क्या कहलाते हैं। समृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर या कोई नहीं। तो समृत स्वर, विवृत स्वर में आपका ही उत्तर होगा, क्योंकि इसी के आधार पर हम देखते हैं कि एक में मुख जो है वो पूरी तरीके से खुला रहता है और एक में जो है वो ढका रहता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उसे आप जो है वो विवृत स्वर कहते हैं। आपका ऑप्शन बा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही 4th सेमेस्टर के और अच्छे से अच्छे आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड करते रहें। प्रश्न आपका कह रहा है 10 की शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, बिल्कुल बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं। शब्दों के बिना कोई भाषा का अस्तित्व नहीं है, ये भी आप कह सकते हैं। यानी इस आधार पर आपका उपयुक्त सभी जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 बताना है, दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब बड़ी संख्याओं से घटते क्रम में जो है आपको बताना है, और ये संख्याएं जो आपकी दे रखी हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या यदि आप देखेंगे तो 78 वाली ये भी, 78 वाली ये भी, 78 वाली ये भी है, परंतु यहाँ पर 54, 46 और 64 है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 64 वाली है, जो कि आप देखिए आपका ऑप्शन आ और सा इन दोनों में ही जो है वो दे रखी है। तो आपका उत्तर जो है वो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से होगा। उसके बाद आपको देखना है कि इसके बाद कौन सा सीरियल जो है वो आ रहा है। तो उसके बाद आपकी 7854 वाली आएगी, फिर उसके बाद आपकी 7846 वाली आएगी, फिर 78, यानी इस आधार पर आपका ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 12 प्रश्न कह रहा है कि संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल जो है वो प्राप्त होगा। तो शून्य से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो सदैव जो है वो शून्य प्राप्त होता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन आ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 की शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है, 10 आता है, 2 आता है, 1 आता है या 0 आता है। तो शून्य को यदि आप किसी भी संख्या से जो है वो भाग दे रहे हैं तो आपका जो मान है वो सदैव जो है वो शून्य ही आता है, ध्यान में रखिएगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर तो शून्य आता है, परंतु यदि आपको ये कहा जाए कि किसी संख्या को शून्य से भाग देना है तब आपका मान क्या आएगा, तब आपका मान जो है वो हमेशा अनंत आता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 14 है, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष जो है उसमें 46,759 पुस्तकें जो है वो छिपा कर तैयार हुई हैं। तो कुल कितनी पुस्तकें जो है वो छपी हैं, तो आपको केवल और केवल इन दोनों को आपस में जोड़ देना है, यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा। उस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 15 और लास्ट बहुविकल्पी आपका कि एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपको, तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी कि 10 जो है वो दहाई होते हैं। 1 दहाई और 2 दहाई इस टाइप से आपका 20 होता है, इसी प्रकार 3 दहाई आपका 30 होता है। तो इसी प्रकार 10 दहाई जो है आपका एक सैकड़ा यानी कि 100 का जो है वो निर्माण करता है। तो इसी के साथ सारे हमारे बहुविकल्पी समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका अति लघु कि पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि है, लिखिए। तो बात करें इसमें क्या होता है, तो इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी जो ध्वनियाँ होती हैं उनके वर्णों का ज्ञान एक साथ जो है वो दिया जाता है, जैसे कि राम, काम, शाम, आम आदि। इस विधि में बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन करना उपयोगी जो है वो है। तो ये जो है आपकी ध्वनि साम्य विधि होती है। तो सिंपल सी भाषा में एक लाइन में आप कह सकते हैं कि एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान देना जो है इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न 17 है कि व्यंजन वर्णों को लिखिए। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि जो है आप सभी के जो है ये व्यंजन वर्णों में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है 18, शब्द किसे कहते हैं, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को जो है वो शब्द कहते हैं, जैसे कि मोहन हो गया, पुस्तक हो गया आदि। तो ये सभी जो है आपके शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए शब्द आपको ये सारी चीज़ें पता जरूर है, परंतु यदि डेफिनेशन में पूछ ली जाती है तो कहीं ना कहीं आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए डेफिनेशन का स्वरूप क्या होना चाहिए वो जो है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न आपसे अवश्य पूछते हैं, तो उसी की तरह इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, आपको ये बताना है कि ऊष्म व्यंजन जो है उनकी संख्या जो है वो कितनी होती है। यहाँ पर हमने आपसे अंतस्थ व्यंजन इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि आगे आने वाले प्रश्नों में अभी इस पर बेस्ड आपका प्रश्न आ रहा है। आपको ऊष्म व्यंजन जो है इनकी संख्या जो है वो बतानी है, कितनी संख्या जो है वो ऊष्म व्यंजनों की होती है। इसके साथ साथ यदि कौन कौन से व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन वो भी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। आई होप सभी को जो है पता अवश्य होगा। बात कर लें अगले प्रश्न की, शब्द की बात हमने कर ली। अगला प्रश्न हमारा 19 है कि निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें हम निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, ये जो है आपका इसका एग्जाम्पल भी जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो व्यायाम है उसको ना करने की बात की जा रही है, यानी कि निषेध की बात जो है यहाँ पर की जा रही है। अगला प्रश्न 20 है, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। यही मैंने आपसे कहा था आगे आने वाले प्रश्नों में हम देखेंगे। तो या, रा, लावा ये जो है आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न 21 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो जब 2 शब्द विपरीत अर्थ देते हैं तो एक दूसरे के विलोम जो है वो कहलाते हैं। विलोम शब्दों को ही विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है, जैसे कि अधिक का विलोम न्यून, असली का नकली, अर्थ का अनर्थ, आज्ञा का अवज्ञा। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्याय का अर्थ होता है दूसरा, पर्यायवाची का अर्थ हुआ उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द, जैसे कि अग्नि, आग, अनल, पावक, ये जो है अग्नि के जो है वो पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न 23 देखते हैं, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के स्रोतों में पठन आपका एक प्रमुख स्रोत में आता है। पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पढ़ने से भी जो है आपका ज्ञानार्जन होता है और ज्ञान वृद्धि भी। तो ये सभी जो आपके स्रोत हो जाएंगे।
अगला प्रश्न 24 है कि संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। और जो दो अलग अलग शब्द हैं ये अलग अलग भाषाओं से जो है वो लिए गए हैं। जैसे कि रेलगाड़ी जो है, यहाँ पर आपका जो रेल है ये आपका अंग्रेजी का शब्द है और जो गाड़ी है ये आपका हिंदी का शब्द है। इसी प्रकार नेक प्लस चलन, उससे आपका जो है वो नेक चलन बन जाएगा। तो ये सभी जो है वो संकर शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण। तो सिंपल सा है, विराम चिन्ह का यदि आप सही उपयोग नहीं करेंगे तो एक जो सेंटेंस होता है उसका जो है पूरा अर्थ ही जो है वो बदल सकता है। जैसे कि आपने एक सेंटेंस सुना भी होगा, रुको मत जाने दो और रुको मत जाने दो। तो एक कॉमा के फर्क से जो है पूरा सेंटेंस का जो है वो अर्थ बदल जा रहा है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं विराम चिन्हों संबंधी जो समस्या है उसके प्रमुख कारण। उसके साथ साथ कारणों की बात में आप ये भी कह सकते हैं कि जो विराम संबंधी जो त्रुटियां होती है वो होती किस लिए है, वो होती इसलिए है कि अभ्यास या उचित अभ्यास की कमी, और उसके साथ साथ जो विराम चिन्ह होते हैं उनका सही ज्ञान ना होना कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर यूज होगा। यदि आपको यही नहीं ज्ञात है तो आप कहीं ना कहीं समस्या जो है वो विराम चिन्हों को लगाने में करेंगे। तो आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 26 है देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए। तो देवनागरी लिपि में आप यहाँ पर देख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंक में भी जो है आप यहाँ पर अंक देख सकते हैं। अगला प्रश्न 27 है आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है संख्याएं छोटे से बढ़ते क्रम में जो है वो होती है। यहाँ पर संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से बढ़ते हुए क्रम में जो है वो लिख देंगे। अगला प्रश्न 28 है संख्या 32,541 और 6,170 की तुलना आपको करनी है। तो तुलना आप इन दोनों की करेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक संख्या आपकी ज़्यादा है दूसरे से, और आप ये बताएंगे तुलना करके कि कितनी ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं इतनी जो संख्या है इसका जो है इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न 29 है अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ जो है उन्हें ठोस मूर्त और अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस और जो मूर्त वस्तुएं हैं उनसे कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं। उसके साथ साथ जो सीखना होता है वो भी आसान हो जाता है, और सीखना आसान होने के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो सीखना होता है वो लंबे समय के लिए स्थायी भी जो है वो हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 30 है कि 15 अमरूद प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। तो आप सिंपल सी भाषा में 15 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 का नम 3, 3 5 15, तो 5-5 अमरूद जो है वो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे। तो यही आपका जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। तो सभी अति लघु समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 31 लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न कि पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। तो सारी चीज़ें अपने मन से बना के लिखने वाली हैं। इसमें ऐसा कुछ ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये कि पुस्तक जो है आंखों से पुस्तक की जो दूरी है वो 130 डिग्री के कोण बनाते हुए जो है वो आंखों से कम 1 फुट की दूरी पर होनी चाहिए। बाकी पढ़ते समय आपको सीधे बैठना चाहिए या अंगों का संचालन खड़े होने बैठने या ये सारी जो मुद्राएं होती हैं उसका सही जो है वो तरीके से परिपालन करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। अगला है 32 प्रश्न श्रुत लेख क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। श्रुत लेख होता है सुनकर लिखना। जैसे कि आपने शॉर्ट हैंड देखी होगी तो उसमें हम जो देखते हैं वही हमारा श्रुत लेख होता है। महत्व की बात करें तो महत्व में आप लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा समय की जो है आपके एक हिसाब से बचत हो सकती है अन्य लेख की अपेक्षा, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड होती है उसमें आप शब्दों को पूरा नहीं लिखते हैं, वो जो है वो शॉर्ट लैंग्वेज होती है उसके आधार पर लिखते हैं। जैसे कि आपने एक लाइन का पूरा सेंटेंस लिखा है तो शॉर्ट हैंड में जो है वो आपके 2 से 4 वर्ड में ही जो है वो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो इसका जो है ये महत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 है प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे। तो लेखन की अच्छी आदतें विकसित करने के बहुत से तरीके हैं, उनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि उनकी जो
कलम पकड़ने की जो मुद्रा है उसका सही पूर्वक या सही तरीके से उस पर ध्यान देंगे। उसके साथ साथ उन्हें सुलेख लिखने को कहेंगे। उसके साथ साथ आप जो अक्षर हैं उनका जो आकार है छोटा बड़ा उस पर भी ध्यान देंगे। तो इस प्रकार आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 34 है, विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्ह आपने इससे पहले सेमेस्टर में पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो नहीं बता रहा हूँ। सारे जो है विराम चिन्ह जो है जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इससे पहले जो हमने सेट सॉल्व कराए थे सेमेस्टर में वहाँ पर तो वही विराम चिन्ह के उदाहरण जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 35 है कि पत्र लेखन क्या है। एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता जो है वो स्पष्ट कीजिए। तो बात करें पत्र लेखन की, तो पत्र लेखन कहीं ना कहीं एक संचार का माध्यम होता है, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो आज की डेट के हिसाब से देखें तो पत्र का उपयोग होता है, परंतु अन्य जो आपके संचार के माध्यम है उनकी तुलना में जो है वो कम होता है। और एक प्रार्थना पत्र लिखकर इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि जो आप संबंध में जो पत्र दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसके संबंध में उपयोगी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। किसी भी प्रश्न में कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट में जो है वो ना रहिएगा। अगला प्रश्न 36 है, आरंभिक स्तर पर पठन जो है उसकी क्या उपयोगिता है। कहीं ना कहीं जो बालक है उसका मानसिक विकास के लिए, उसमें जो है क्षमता का विकास के लिए, और इसी प्रकार सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। सारी चीज़ें ऐसे ही बेस्ड हैं, इसलिए मैं जो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो है वो ऐसे ही बता देता हूँ। अगला प्रश्न 37 है, स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या है। स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाइए। तो किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे कि 235 में जो 2 है उसका वास्तविक मान जो है वो 2 है, जबकि जो स्थानीय मान जो है वो 200 है। एक और उदाहरण से इसको समझें। जैसे एक संख्या लिखी 1795, इसमें आपको जो है वो 7 जो है इसका स्थानीय मान आपको बताना है। तो आप 7 लिखेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उतने जो है वो 0 लगा देंगे, तो 700 जो है आपका स्थानीय मान हो जाएगा। परंतु यदि 7 का ही आपको वास्तविक मान पूछा है तो वास्तविक मान जो है वही संख्या हो जाएगी, यानी कि 7 ही जो है आपका वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर कही गई है। अगला प्रश्न 38 देखते हैं, 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। तो वास्तु चित्रों की सहायता से जो आपने देखा होगा जो प्राथमिक स्तर पर जो पुस्तकें होती हैं उसमें जो है सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपकी 3 संख्या लिखी है तो उसके सामने जो है वो 3 फूल बने रहते हैं। इसी प्रकार जैसे कि 4 संख्या लिखी है तो उसके आगे 4 पंखा बने रहते हैं। तो यही जो है आपकी वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने और पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया है। तो आप 1 से लेकर 9 तक जो है वो संख्या लिखेंगे और उसके सामने जैसे 1 लिखा है तो 1 ही चित्र बनाएंगे, 2 लिखा है तो 2 चित्र बनाएंगे, इसी प्रकार 4 लिखा है इसी प्रकार 5, इस प्रकार 9 तक जो आप दर्शाएंगे। तो आप उसके आधार पर जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न 39 है कि संख्या 50,341 और 4,321 की तुलना जो है आपको करनी है और चिन्हों का प्रयोग भी जो है वो करना है। तो सबसे पहले आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप ये दिखाएंगे कि कौन सी संख्या इसमें बड़ी है। तो आप देख रहे हैं 50,000 वाली बड़ी है, तो जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ आपका जो है वो ग्रेटर देन साइन जो है वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इन दोनों का जो है वो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा वो आप दिखा देंगे, तो वो भी आपका जो है वो आगे इसमें दर्शाया गया है। जैसे कि ऊपर एक प्रश्न इसी पर बेस्ड आया था तो वहाँ पर भी जो है हमने ये दर्शाया था। यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि 4,321 जो है वो जो संख्या है वो दूसरी वाली संख्या से जो है वो इतनी जो है वो छोटी है और 50,341 को लेकर जो है यहाँ पर बात की जा रही है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 40 है, बिना उधार लिए घटाना की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बिना उधार लिए घटाना, आप घटाना तो सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पर कोई बताने की भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न जो है वो समाप्त होते हैं इस सेट के। आप सभी लोगों से केवल और केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो जो है वो बना सकें। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिलते रहें। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला पेपर है चतुर्थ सेमेस्टर का आरंभिक स्तर वाला, उसका पेपर हो चुका है। तो उसके आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। पेपर का स्तर काफ़ी इजी था, तो काफ़ी लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, ऐसे मैं मान के यहाँ पर चल रहा हूँ। बाकी आपका पैसा पेपर गया कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला बहुविकल्पीय निम्नलिखित में से स्वर कौन सा नहीं है? तो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 है, छा वर्ण किन दो वर्णों के मिश्रण से बनता है? तो छा जो है वो हलंत वाला का और शा से मिलकर बनता है। यहाँ पर दोनों में हलंत लगा हुआ है जो कि मिसप्रिंटिंग थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अयोगवा है। तो अयोगवा कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 अंगा आहा ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं, वाक्य के गुण होते हैं। तो वाक्य के गुण में सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता ये सभी जो है आपका आ जाएगा। ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न 5 की। मुझसे बैठा नहीं जाता उदाहरण है तो किसका है? ये जो है वो भाववाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन 3 आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 है, उत्क्षिप्त वर्ण है तो कौन से? ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो डा और अड़ा करके जो लिखा हुआ है यही जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो श्वास के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण होता है। फर्स्ट डिवीजन में मैंने ये आपको बताया भी था। अगला प्रश्न 8 है, भाषा का भेद है तो लिखित मौखिक दोनों ही होता है, यानी कि 1 + 2 ये दोनों जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है तो किसमें लगता है? पूर्ण विराम में जो है आपका पूर्णता पर जो है वो विराम चिन्ह लगता है। अगला प्रश्न 10 देखते हैं, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो ये कहते हैं अपव्ययी। आपका ऑप्शन 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। तो जैसे कि आपने संख्या 1 मान ली, इसके दाहिनी ओर यदि आप शून्य रखेंगे तो आपका क्या संख्या है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 1 थी और 1 का 10 गुना 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 देखते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप देख रहे हैं 999, यही जो है वो हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगला है 3, 4, 7, 8 में जो है आपको सैकड़े वाली संख्या बतानी, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कर आप जाएंगे तो 4 जो है आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही आप देख सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक आपका 0 भी हो सकता है। अब ये वहाँ आपके जो आंसर है उसमें क्या दिया जाएगा वो चेक करने वाले ही जो है वो डिसाइड करेंगे। देखिए 10 तक की अंकों की संख्या में यदि आप देखें तो 10 जो है वो भी आपका 0 से मिलकर बना है, तो ये आपका 0 भी हो सकता है। परंतु ऐसा माना जाता है कि 10 तक की जो अंकों की संख्या है वो 1 से लेकर 10 तक जाती हैं, इसलिए कभी कभी 0 को नहीं भी माना जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन अपनी जगह जो है वो सही है। बाकी आपने क्या इसका उत्तर लगा है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और लास्ट हमारा बहुविकल्पीय निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो आपका अंत्याक्षरी जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है। ऑप्शन 2 जो है आपका हो जाएगा। तो 15 बहुविकल्पीय समाप्त होते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा 15 में कितने बहुविकल्पी सही रहे। बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो बात करते हैं अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। प्रश्न नंबर 16, लेखन किसे कहते हैं? तो जो अपने भाव विचार होते हैं हम लिख कर प्रकट करते हैं उन्हीं को हम लेखन कहते हैं। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगला है, पठन कौशल के 2 बाधक तत्व, तो आप कह सकते हैं ज्ञान ही नहीं है उसे वर्तनी संबंधी या भाषा संबंधी, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद की बात करें तो मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद हैं। ह्रस्व स्वर में आपका 1 मात्रा का समय, दीर्घ में जो है आपका 2 मात्रा का समय और प्लुत में जो है वो 3 मात्रा का समय हो जाएगा, या कह सकते हैं 3 से अधिक, जैसे कि ओम जो है उसका उदाहरण होता है। अगला अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो आपका यारा लावा होते हैं। अगला है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते थे। अगला है, अर्धविराम चिन्ह को परिभाषित कीजिए। तो अर्धविराम की बात करें तो इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर बिंदु होती है, नीचे कॉमा होता है। उपयोग की बात करें तो जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है, जैसे कि सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी, इसके बीच में आप अल्प विराम लगा सकते हैं, और कमल खिल गए, इस टाइप से जो है इसका एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। अगला है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो आप कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई, या शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ के द्वारा की गई, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं। उसमें आपके कर्म की जो है वो प्रधानता हो जाएगी। अगला है, मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? तो मूर्धन्य वर्ण में बात करें तो आपका टा हो गया,
ढा हो गया, ढ़ा हो गया, ड़ा हो गया, ड़ा हो गया, ये सभी जो है आपके आ जाते हैं। अगला दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर आप कह सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उच्चारण काल के आधार पर डिवीजन किया गया, उसी में जिन उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे आप दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए औ, इस टाइप से जो है आप सभी लिख सकते थे। अगला देखते हैं, योजक चिन्ह लगाते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो योजक चिन्ह आपका जो है वो इस टाइप से छोटा सा डैश होता है, तो इसका कोई उदाहरण दो आप लिख सकते थे। जैसे कि माता पिता के बीच में लगता है तो उसको लेकर कोई सेंटेंस आप लिख सकते थे। धीरे धीरे के बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं तो उसको लेकर आप कोई भी एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते थे। तो इस टाइप के बहुत से जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला देखते हैं, उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपके 4 होते हैं। एक ये आपका शा होता है, एक ये वाला शा होता है पेट चीरा वाला, एक ये सा होता है और ये हा होता है। तो ये जो है आपके सभी उस व्यंजन में आते हैं। और उस व्यंजन की यदि आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो आप लिख सकते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण करते हुए निकलती, या कह सकते हैं ऊष्मा पैदा करती है, गर्मी पैदा करती है, तो वो सभी जो है आपके इसी उस व्यंजन में आते हैं। डेफिनेशन पूछी गई थी तो आप इस प्रकार लिख सकते थे। अगला है संख्या 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो पहले वाला जो स्थानीय मान आप 6 का देखेंगे तो 6 होगा, दूसरे वाले का 6 का देखेंगे तो आप 600 होगा, और इस 600 में से आप 6 को घटा देंगे तो 594 जो है आपका आ जाएगा। अगला शून्य को किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल क्या आता है? तो आपका गुणनफल शून्य ही आता है। अगला 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? तो 48 बटे आप 4 कर देंगे तो आप इसको काटेंगे, 4 1 4, 4 2 8, यानी 12 जो है आपका सही हो जाएगा। और लास्ट आपका प्रश्न था, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही आरोही मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि आप लिख के देखिए, बड़ा है ये तो बड़े से छोटे के क्रम में आपको इसको लिखना था। तो 9 फिर 8 फिर 7, इसी प्रकार 6 फिर 5 फिर 3 जो है वो हो जाएगा। तो अति लघु बहुविकल्पी सभी हमने करा दी, लघु में सभी ऐसे डिटेल वाले हैं, तो हम केवल इन्हीं दोनों की ही बात करेंगे। ओवरऑल आपका कैसा पेपर गया कमेंट सेक्शन में लिख के अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता। ठीक है, तो पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था आपका, और यहाँ पर आप 45 नंबर तक गेन आसानी से करेंगे। चलिए हम पेपर को डिस्कस करते हैं कि वेरी शॉर्ट में आपको क्या लिखना था, मल्टीपल चॉइस में आपको क्या ऑप्ट करना था। चलिए हम पेपर को देखते हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर 2020 प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। 50 नंबर का पेपर है आपका, 25 नंबर पासिंग मार्क है यहाँ पर, 15 आपके वेरी शॉर्ट हैं, 15 आपके मल्टीपल चॉइस हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके शॉर्ट हैं। चलिए हम बात करते हैं, पेपर बहुत आपका ईजी है और यहाँ पर आप शायद आज के पेपर में 45-46 नंबर भी गेन करेंगे अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया है। चलिए बात करते हैं, पहला प्रश्न है आपका, छात्राज्ञा व्यंजन है। तो आपको मालूम है बेसिक चीज़, छात्राज्ञा आपके संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कीजिए। तो मुखाकृति के आधार पर स्वर आपके अग्र स्वर भी होते हैं, पश्च स्वर भी होते हैं, संवृत्त स्वर भी होते हैं, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ओके, पांचवा प्रश्न है आपका, वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वो सम संख्याएं होती हैं। आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला छठा प्रश्न है आपका, एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो एक परिमेय संख्या हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न सातवां प्रश्न है आपका, शून्य की खोज कहाँ हुई? तो शून्य की खोज भारत में हुई, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 990 में 9 का स्थानीय मान लिखना है। तो पहले वाले 9 का 10 हो जाएगा और जो लास्ट वाला 9 है आपका 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला 9वां प्रश्न है आपका, आंचल में दूध और आंखों में पानी एक कथन है।
तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने ये आपका दिया है। अगला प्रश्न है आपका 10वां, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? तो खेल विधियों के द्वारा भी हम कराएंगे, कविताओं के माध्यम से भी कराना है, मूर्त वस्तुओं को दिखाकर हमको कराना है, फॉर एग्जाम्पल बॉल या जो गोलियाँ वगैरह होती हैं या कोई भी फिगर्स आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 11वां प्रश्न है आपका दंत्य व्यंजन है, तो यहाँ पर ना आपका दंत्य व्यंजन है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके। 12वां प्रश्न है आपका सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है आपकी 3। ओके। 13वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22 × 34 22 × 34 का गुणनफल है, तो यहाँ पर आपको गुणनफल लिखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला 748। ठीक है। 14वां प्रश्न है आपका गणित की मूल संक्रियाएं बेसिक ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब हैं आपके, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। अब अगला जो लास्ट प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न मल्टीपल चॉइस में ता वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो ता वर्ग आपका दंत का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय में वर्ण का अर्थ बताइए, तो यहाँ पर वर्ण को बताना है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको वर्ण कहते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो हिंदी भाषा के सीखने के प्रमुख अंग आपके ध्वनि हो जाएगी, रूप हो जाएंगे, वाक्य हो जाएंगे, अर्थ हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नॉर्मल सा प्रश्न है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य जुड़े हुए हों। ठीक, उनको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। फॉर एग्जाम्पल उसने खाना खाया और सो गया, उसने खाना खाया एक और सो गया, दोनों वाक्य मिल गए तो आपका हो गया संयुक्त वाक्य। कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का प्रश्न है आपका। तो कहानी शिक्षण में आप क्या लिखेंगे? कहानी शिक्षण के द्वारा बालक के अंदर सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है, तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति की विकास होती है, कल्पना शक्ति बच्चे के अंदर जागृत होती है, मुहावरों का प्रयोग करना सीखते हैं बालक, स्मरण शक्ति बढ़ती है बच्चों की या मेमोरी पावर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 20वां सौभाग्य का विलोम शब्द होगा, तो बहुत ज़्यादा इजी, दुर्भाग्य आपका हो जाएगा। यहाँ पर इकाई किसे कहते हैं? गणना में प्रथम अंक जो होता है उसको हम इकाई कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका इस अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? अब यहाँ पर लिखना है अंक का स्थानीय मान, एक अंक जिस स्थान पर होता है, फॉर एग्जाम्पल इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये आपका स्थानीय मान हो जाता है। ठीक। अगला है प्रश्न है आपका सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्ता एक क्रिया दी होती है वो आपका सरल वाक्य होता है। अब विकारी शब्द किसे कहते हैं? 24वां प्रश्न है आपका। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? वह लिंग या कारक, ठीक है, कर्ता के अनुसार बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लड़का खाता है, ठीक है, लड़की खाती है, तो जो शब्द आपके बदलते रहते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 346 में अंकों के स्थानीय मान लिखिए, तो 346 में आपको अंकों का स्थानीय मान लिखना है। तो 346 में 6 का आपका 6 हो जाएगा, 4 का आपका 40 हो जाएगा और 3 का आपका 300 हो जाएगा। ठीक। अगला है आपका आरोही क्रम किसे कहते हैं? तो बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 9, 12, 15। ओके। अगला है संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? संख्या पूर्व तैयारी से क्या समझते हैं? अब बच्चों को हमको पढ़ाना है संख्या के बारे में, तो संख्या से पहले हम बच्चे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है खेलों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, वो संख्या पूर्व तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हंस पद से क्या तात्पर्य है? हंस पद चिन्ह से क्या तात्पर्य है आपका? तो यहाँ पर जो हंस पद आपका होता है उसका फिगर क्या होता है एक बार देख लेंगे हम। यहाँ पर जो हंस पद होता है उसका फिगर होता है ए वाला। ठीक है। अब इसका क्या होता है? जब हमने कोई वाक्य लिखा होता है, हमारा कुछ चीज़ वहाँ पे छूट गया है, तो उसको लिखने के लिए जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो आपका होता है हंस पद। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, राम ने खाया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या खाया? खाना खाया। खाना हम भूल गए तो यहाँ पर ये लगा के यहाँ पे लिख देंगे खाना। ठीक है। तो ये आपका हंस पद का प्रयोग हो गया।
29वां प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इजी है। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द बहुत ज़्यादा नभ हो जाएगा, आपका अंबर हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ओके। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या वे होती हैं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका वेरी शॉर्ट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब लघुत्तरीय प्रश्न में आपका 2 नंबर में है। पहला है आपका श्रवण कौशल के उद्देश्य बताइए। तो श्रवण कौशल के उद्देश्य के बाद क्या होता है, बालकों के अंदर जो बोलने की प्रवृत्ति होती है या उनका बोलने का कौशल होता है, लिसनिंग स्पीकिंग स्किल जिसको हम बोलते हैं, वो डेवलप होती है। बच्चे शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करते हैं, बच्चे के अंदर सुनने की क्षमता विकसित होती है, सामान्य ज्ञान की जानकारी हो जाती है, उनको शुद्ध उच्चारण करते हैं, कल्पना शक्ति विकसित होती है। ठीक है, तो इस तरह के आपके कौशल हो जाएंगे जो श्रवण कौशल के द्वारा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगला प्रश्न आया है आपका, कविताओं के प्रकार बताइए। तो कविताओं के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो जो काव्य आपका होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मेनली खंड काव्य और महाकाव्य में। और खंड काव्य और महाकाव्य में श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पर जो आपको कविताएँ लिखनी है BTC के सिलेबस में बहुत ज़्यादा लिमिटेड सिलेबस है आपका। तो यहाँ पर आपको कविताएँ लिखनी है रसों के माध्यम से। 20 रस वाली कविताएँ हो जाएंगी आपकी, श्रृंगार रस की कविताएँ हो जाएंगी। और जो आपका कविताओं की बात होती है, जब काव्य संग्रह की बात होती है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो यहाँ पर आप रसों के आधार पर जो कविताएं होती हैं उनको लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, गणित शिक्षण की महत्व एवं उपयोगिता। बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन का विकास होता है, गणितीय कौशल का विकास होता है। इस तरह से आपको लिख देना है। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ बतानी है आपको यहाँ पर कि देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएँ होती हैं। देवनागरी लिपि आपकी वैज्ञानिक लिपि है, लिपि चिन्हों का अधिकतम प्रयोग होता है, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। संख्याओं को गिनना एवं पढ़ना सिखाने के लिए किन्हीं 2 गतिविधियों का उल्लेख करिए। किसी 2 खेलों का यूज हम यहाँ पर कर देंगे जिनके माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, बच्चों को तीलों के माध्यम से जोड़ कैसे सिखाएंगे, तो यहाँ पर क्रियाओं के द्वारा सिखाएंगे, खेलों के माध्यम से सिखाएंगे, लिख देना है आपको। लेखन की विधियों का उल्लेख करिए। यहाँ पर सुलेख लेखन हो जाएगी आपकी, जो आप बोल के लिखाते हैं। तो यहाँ पर लेखन के बारे में आपको बता देना है। लोकगीत से क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय गीत होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न 29वां आपका, समानार्थी शब्दों का आशय स्पष्ट, ये आशय उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। समानार्थी शब्द जो आपके समान अर्थ रखते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर आपको बता देना है। ठीक है, समानार्थी शब्द हो जाएंगे ना। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण के बारे में बताइए। अशुद्ध उच्चारण के बारे में आपको यहाँ पर बता देना। तो पेपर बहुत इजी है, आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेपर को समाप्त करते हैं और आप यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। प्रश्न पत्र चतुर्थ सेमेस्टर 2021 का आरंभिक स्तर पर भाषा, इसका आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। और इसी के क्रम में आगे जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे उनका सॉल्यूशन हम देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपका पेपर है वो तो हो चुका है, कल जो पेपर है उस सभी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। तो पहला प्रश्न आपका था, स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। पा ऑप्शन था, का ऑप्शन था, चा ऑप्शन था और या। आपको मैंने क्लियर तरीके से बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है आपके का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक आते हैं। और का वर्ग में आपका का भी आता है, पा भी आता है और जो चा है वो भी आता है। पर जो यारा लावा है ये आपके अंतस्थ में आते हैं। इसीलिए आपका यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा, कि जो शा है षटकोण वाला, इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, मूर्धा है, तालु है या फिर ओष्ठ है। ये भी मैंने आपको बताया था कि हर साल यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो जो शाह है ये वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। जिसको थोड़ी सी भी संस्कृत आती होगी उसे एक सूत्र याद होगा, संस्कृत में होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो वो जो शाह ये वाला होता है वो यही होता है मूर्धा में, आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि जो ज्ञा वर्ण है वो किन 2 वर्णों के मेल से बना है। ये भी मैंने कहा था कि जितने संयुक्त वर्ण है ये आपके किन किन से मिलकर बने होते हैं, ये भी हर साल पूछा जाता है और मैंने आपको सभी बताए भी थे। इन 4 ऑप्शन में अगर बात करें तो आपका आंसर इसमें से जा प्लस या वाला ये आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहला वर्ड होता है इसमें इस प्रकार से हलंत भी लगता है। तो जा सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें हलंत भी लगता है। जैसे कि आपका छत्रज्ञ का जो चा होता है वो का प्लस शा जो है षटकोण वाला उससे मिलकर बना होता है, तो उसमें भी स्टार्टिंग में का में हलंत लगता है। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न कि अंगा आहा जो वर्ण है वो कहलाते हैं केवल स्वर, केवल व्यंजन, उत्क्षिप्त या अयोगवाह। तो मैंने आपको अनुस्वार और
विसर्ग दोनों चीजें बताई थी। यही आपके तो अयोगवा होते हैं। जो अनुस्वार होता है उसमें इस प्रकार से बिंदी लगती है जो कि अंगा में लगी हुई है, और आहा में जो आपका विसर्ग लगा हुआ है, ये दोनों आपके अयोगवा जो है वो कहलाते हैं। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि साइलेंट यानी कि मूक मौन वर्णों का प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषाओं में या फिर सभी भाषाओं में। इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वाचन को लेकर नहीं पूछा गया, लिखा है मूक या मौन वर्णों का प्रयोग किसमें होता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन सही होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर सभी भाषाओं में या फिर आपका अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में आप साइलेंट वर्ड जो है वो पढ़ते हैं। जैसे आपका स्पेलिंग होती है ना, नाइफ, KNIFE, तो हम इसे नाइफ पढ़ते हैं, के आपका साइलेंट रहता है। तो इंग्लिश में तो आपका यूज होता है। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण उसमें होता है, यानी कोई साइलेंट आपको अधिकतर नहीं देखने को मिलता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा जो है आपका सही होना चाहिए, और एक चांस ये भी बन सकता है कि उपयुक्त सभी भाषाओं में भी हो सकता है। बाकी आपने क्या इसका लगाया है, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इसका आंसर। जब आपका किसी किताब वगैरह में अगर दे रखा होगा तो उसको आप सही मान सकते हैं, अगर दे रखा हो तो कमेंट में बताइएगा। छठा देखते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं का, गा, चा, जा, का, खा और घा, या फिर पा और बा। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके अलग अलग वर्ग बटे होते हैं ना, इसमें जैसे का वर्ग हो गया तो का, खा, गा, गा, अंगा, तो जो सबसे पहला होता है वो सभी आपके अल्प प्राण में आते हैं। और अगर का वर्ग है, स्टार्टिंग का से हो रहा है, तो ये आपका अल्प प्राण में आता है, यानी ये नहीं होगा आंसर। इसी प्रकार अगर बात करें पा, तो ये भी पा वर्ग स्टार्टिंग यहीं से है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दो बचे इसमें, चा वर्ग भी सेम ऐसे ही है, पहला आता है तो ये भी नहीं होगा। बचा तीसरा वाला ऑप्शन, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन जो है खा और घा, ये जो है आपका सही होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ा सा जो है कम है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देखिएगा। तो खा भी आपका अघोष और महाप्राण में आता है, और जो घा है आपका ये भी सघोष महाप्राण में आता है। अगला देखते हैं आपका सातवां प्रश्न, और पेपर आप लोग भेज दीजिएगा, फेसबुक पर आप भेज सकते हैं, या तो मैंने इंस्टाग्राम करके भी आपका जो लिंक है वो दे रखी है, वहां भी भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे एक नंबर भी भेजा था उस पर भी भेज सकते हैं। सातवां प्रश्न है, संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक या योग रूढ़। मैंने आपको बताया था कि जब आपसे शब्द का वर्गीकरण पूछा जाए और किसके आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, तब आपके प्रकार जो है वो होते हैं विकारी, ये विकारी और अविकारी। और जिसमें से जो आपका विकारी होता है, ये अगर बात करें तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द सभी आपके विकारी में आते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो लड़की पढ़ रही, तो लड़का और लड़की दोनों क्या है, संज्ञा है। तो आपको मैंने चारों ही चीजें बताई थी, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। यही चीजें अभी आप आगे देखेंगे, यूपी टेट का पेपर, यहाँ पर विकारी से आंसर हो जाएगा। ये चीज यूपी टेट में देखेंगे, सुपर टेट में देखेंगे, तो चीजों को जानते हुए चलिए, केवल ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा करनी है आपको। अगला देखते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन 5, 6, 7, 8 में से 6 जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नवा प्रश्न है, वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। प्रीवियस ईयर में आपका सेंटेंस भी चेंज करने को एक बार आया था, वो मैंने सेंटेंस भी चेंज करके बताया था। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है। देखिए मैंने विराम चिन्ह सभी इसीलिए फास्ट रिवीजन में आपको दिखा दिए थे, तो इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा गया था। और प्रश्न है यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट के लिए विराम चिन्ह करके ऑप्शन में यानी प्रश्न में ही दे रखा है। तो ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है, ये किसका होता है, ये होता है विवरण चिन्ह का। तो ये तो कभी ऑप्शन नहीं सही आप करेंगे। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये आपका क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको हम क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। और यही उद्धरण विराम चिन्ह आपका पूछा गया था। विराम चिन्ह आपका उद्धरण के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको साथ में जोड़कर लिखा गया उद्धरण विराम चिन्ह। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जो सबसे पहला ऑप्शन लिखा था, ये आपका उप विराम चिन्ह होता है, जिसे हम अपूर्ण विराम भी जो है वो कहते हैं। और जो दूसरे नंबर वाला लिखा था, जिसमें डॉट और नीचे कॉमा रहता है, ये आपका होता है अर्ध विराम। यही सारी चीजें मैंने आपको इसीलिए सारे दिखा दिए थे जब आपने फर्स्ट डिवीजन देखा था। अगला है, संबोध निर्माण का चरण क्या होता है, मिलान करना, तुलना करना, दोनों। और चौथा ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई नहीं। ऊपर है, मैं बता रहा हूँ, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं।
तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए। यहाँ से प्रश्न आपका वन लाइनर में 2018 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था वहां से पूछा भी गया था। तो संबोध निर्माण होता क्या है? संख्या पूर्व तैयारी और संबोध आपका होता है कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल में आता है तो जरूरी ये नहीं कि उसे आप पढ़ाना शुरू कर दें, उसके जो बेसिक चीजें हैं कि वो छोटी बड़ी चीजों में अंतर कर पा रहा है, कम अधिक चीजों में अंतर कर पा रहा है, आगे पीछे अंदर बाहर, यानी जो मेन जब से जो बेसिक चीज होती है किसी चीज को रटाने से पहले संख्याओं को समझना, उसकी तैयारी के संदर्भ में जो आपकी सारी स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है वो आपका संबोध निर्माण का चरण होता है। और उसमें आप मिलान करना भी बच्चों को सिखाते हैं, तुलना करना भी सिखाते हैं। तो एक और दो दोनों आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 12वां प्रश्न है कि संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन जो है वो सत्य है? पहला कह रहा है वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव, दूसरा कह रहा है ज्ञात से अज्ञात के क्रम में अनुभव, तीसरा कह रहा है अवधारणा या संबोध निर्माण के लिए प्रत्यक्षीकरण, और चौथा है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो अभी मैंने आपको बताया संबोध निर्माण के संदर्भ में, मैं फिर से आपको वही पेज दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं ये SCERT PDF से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी किताबों में राजन पवन हर जगह गलत ऑलरेडी लिखा रहता है। तो जो यहाँ पर लिखा है उसी के आधार पर दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि संख्या पूर्व संबोधों की जो समझ है उन्हें ठोस मूर्त और अन्य वस्तुओं जो है उनके माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस और जो मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय रहते हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। और ठोस और मूर्त वस्तुओं का जब स्टार्टिंग में आप कराएंगे, बाद में फिर अमूर्त को लेकर कराएंगे, तो मूर्त अमूर्त के क्रम में जो अनुभव है आपका चौथा वाला ऑप्शन, ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब घटनाएं तो आप बच्चों को यहाँ सिखाना नहीं शुरू कर देंगे, कंसेप्ट निर्माण बहुत लास्ट में चीज है। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त अमूर्त जो है इसके अंतर्गत जब मूर्त वर्ड का यूज ही यहाँ पर किया गया है, चीजों को वहां पर सामने उनके समक्ष छू रहा है, इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। और ये सभी जो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ ये अपने अनुसार बता रहा हूँ। यदि आपकी किसी किताब में कोई पुस्तक से ये प्रश्न दिया गया है, अगर वहां पर ऐसा कुछ आंसर अलग दिया गया है तो आप उसे भी मान सकते हैं, पर मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ इसलिए दिखाते जा रहा हूँ। 13वां प्रश्न है संख्या 6 5 3 4 2 में से 7 8 4 4 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या क्या होगी? तो संख्या को एक साइड हम लिख लेते हैं 6 5 3 4 2, और दूसरी संख्या 7 8 4 4 3। तो 3 2 होता है 5, 4 4 8, 4 3 7, और पूछा क्या गया हजार वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगली वाली संख्या। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 13 आएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, और 7 6 और 1, 7 दूनी 14 होता है, ये 6 मिलकर 7 हो जाएगा, तो यहाँ 14 आएगा। तो आपको बताना था हजार वाली संख्या, तो इकाई पे ये है, दहाई पे ये है, सैकड़ा पे ये है, हजार पे 3 है, तो आपका आंसर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 प्रश्न कि 6 5 3 4 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा? तो 7 आप बाहर रखिए और इसको अंदर रखिए, 6 5 3 4, अब भाग देंगे। 7 के पहाड़े में 65, 9 बार में 6 9 जा जाता है आपका, तो यहाँ पर लिखते जाइए, इस साइड लिख देते हैं। चलिए 6 9 जा 54, 6 नहीं 7, इसको रख करते हैं, 7 9 जा 63। प्रश्न में 7 कह रहे हैं ना, तो 7 से दे देंगे, हाँ फिर ठीक है। 7 9 जा 63, 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 3 उतार लेंगे, यहाँ पर 4 उतारेंगे भी नहीं तब भी 7 से आप काट सकते हैं, 23 है, तो 7 3 जा 21 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं 21, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि एक ही पेज पे सारी चीजें आपको दिखाई दें। तो यहाँ भी आपका 2 बचेगा, ये 4 उतारेंगे, फिर आप देखिए 7 3 बार में जाएगा, 7 3 21, तो यहाँ पर भी आपका नीचे क्या आएगा 21 आएगा, और जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 3 जो है आपका शेष बचेगा। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, शेषफल और भागफल दोनों बताना था। तो भागफल आपका क्या आया 933 आया, पहला वाला ऑप्शन, और शेषफल आपका 3 आया, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्पी। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपके लिए हम और अधिक से अधिक मेहनत जो है वो करते रहें। लास्ट बहुविकल्पी है कि एक ऑयल मिल की वार्षिक आय दे रखी है 397796, दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय दे रखी है 246759। एक ऑयल मिल की वार्षिक आय इतनी दे रखी है और दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय इतनी दे रखी है, तो कह रहे हैं पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। इतना आसान सा प्रश्न, यानी जो पहले वाले ऑयल मिल की वार्षिक आय है वो ज्यादा है,
39776 और दूसरे ऑयल मिल जो है उसकी वार्षिक आय उससे कम है 246759 और कह रहा है कि पहले वाले मिल की दूसरे वाले से कितनी ज्यादा है, तो घटा दीजिए सीधे सीधे, माइनस ही तो करना था आपका। यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आपका आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1। 151 0 37 देखिए किस ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, चलिए अब हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो थ्योरी वाले हैं उसको आप कर लेंगे, जो बताने वाले होंगे वो मैं बता दूंगा। आप सभी जानते हैं 4 होते हैं LSRW और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और हिंदी में जब आपसे लिखेंगे तो लिखना, लिसनिंग मतलब सुनने को हम क्या लिखेंगे, श्रवण कौशल, और स्पीकिंग बोलने को आप क्या लिखेंगे, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और रीडिंग लिखने को क्या लिखेंगे, लेखन कौशल, और राइटिंग यानी पठन कौशल। तो ये भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं। सुलेख आपको मैंने बताया था, ध्यान होगा, सुंदर लेख, मैंने 2 चीजें कंपैरिजन करके बताई थी, सुलेख भी था और एक और था शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां। तो बेसिक ही आपको उसमें लिखने थे शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियों में, कि जैसे मैं आपको SCERT PDF में दिखाऊं तो लिखे भी हुए हैं कि कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, कठिन जो शब्द उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, इकार उकार संबंधी सिद्धियों का बोध कराना चाहिए। यही सब आप लिख सकते थे, तो कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नियम के बारे में नहीं लिखना था। और अति लघु में आया था तो कोई भी आप इसमें लिख सकते थे। अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रकार से होते हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे कि स्टार्टिंग की अगर बात करें, प्रारंभ की, हम कोई चीज शुरू करते हैं तो लगाते हैं ना प्रिय, तो ये हम अपने से छोटों के लिए तो लगाते हैं प्रिय या अनुज वर्ड लगाते हैं, ये सब हो गया। अभिवादन स्वीकार करने के लिए हम आपको किसी छोटे बच्चे को या अपने से छोटे को कहना है तो कहते हैं प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो। और अगर किसी प्रकार का पूरा हम लेटर लिख रहे हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, 4 लिखने थे, कोई भी आप लिख सकते थे। अव्यय को सोधाड़ स्पष्ट कीजिए, तो अव्यय भी मैंने बताया था आपको कि जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम कहते हैं अव्यय। अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द कोई भी लिख सकते थे। अनुस्वार अनुनासिक मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यंजन नहीं पूछा गया है, आपसे स्वर पूछे गए हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, एक आपका आ और ई बड़ी जो है मिलकर ए बनाता है, इसी प्रकार आ और ए मिलकर जो है आपका ए बनाता है, इसी प्रकार आ और उ मिलकर जो है आपका ओ बनाता है, इसी प्रकार आपका आ और ओ मिलकर जो है वो अ बनाता है। एक मात्रा लगेगी और जो बनेगा वो आपका जो है अ बनेगा। तो ये सभी आपके होते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ पर लिखा ना विच्छेद सहित लिखिए, तो विच्छेद सहित आपको लिखना था। अगला है राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, तो कर्ता यहाँ पर प्रधान है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है, आपका कृतवाच्य है। पर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा था, कर्मवाच्य में इसको बदलिए, और कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए, आपका कर्म प्रधान होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि जो रावण है वो राम के द्वारा मारा गया, ये आपका जो है वो होगा, रावण राम के द्वारा मारा गया। और यही अगर आपसे पूछा गया होता क्या, भाववाच्य, तो वहां पर भाव की प्रधानता होती, तो राम से रावण मारा गया, ये आपका बनता, क्या बनता, राम से रावण मारा गया। तो कर्म पूछा गया था तो इसलिए आपका ये बनेगा, रावण राम के द्वारा मारा गया। अगला देखते हैं, लिखना सिखाने की जो पद्धति है उनको जो है वो बताइए। तो ये सब थ्योरी बेस्ड है, आपको मैंने बताई थी। पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह बलाघात सारी चीजें बताई थी, कि जो बच्चे हैं अगर आप आरोह अवरोह नहीं रहेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। अगला है अग्नि के 4 पर्यायवाची शब्द, तो आपका अनल होता है अग्नि का, पावक होता है, दहन होता है, ज्वलन होता है, धूमकेतु होता है, कृशानु होता है, हुतासन होता है, ज्वाला होता है, आग होता है, बहुत से पर्यायवाची होते हैं। आपके 4 कोई लिखने थे। घटाने से क्या आशा है, मैंने घटाना बताया था और ये भी कहा था, उसके ऊपर इकाई दहाई इस टाइप से लिख दीजिएगा। अगला है संबोध निर्माण के चरण, तो जो स्टार्टिंग में बहुविकल्पी मैंने आपको बताया कि संख्या जो बोध है उनका बोध कराना, और आसपास की मूर्त वस्तुओं से, वो सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। किसी संख्या के भाजक 9 है, भागफल 7 है, शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप जो भागफल जैसे करते हैं वैसे इसको बनाइए। यहाँ पर क्या दे रखा है, भाज्य आपको दे रखा है प्रश्न में, कितना नहीं, भाज्य निकालना है
दे क्या रखा है, भाजक दे रखा है, तो भाजक मतलब बाहर रखेंगे 9, ये आपका भाजक होता है। भागफल 7 बार में जा रहा है, भागफल होता है जितने से आप ले जा रहे हैं, तो यहाँ रख लीजिए 7। और अंदर वाली वैल्यू आपको जो है वो बतानी है, और शेषफल आपका कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ कोई संख्या आएगी। शेषफल आपका 6 बच रहा है। तो आप जानते हैं 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। यहाँ पर आपका आएगा 63, और आपका अगर शेष 6 बच रहा है तो 63 से 6 संख्या ऊपर वाली बड़ी होगी, वही आपकी भाज्य हो जाएगी। तो 63 में आप क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भाज्य है उसकी जगह कितना आएगा, 70 आएगा। अब इसको यहाँ पर रख के देख लीजिए कि यहाँ पर अगर 70 होगा तो 9 7 जा 63 ले जाएंगे, 70 में से 63 घटाएंगे तो 6 आपका बच रहा है। तो प्रश्न के अनुसार 6 आपका क्या है, शेषफल है, 7 आपका क्या है, भागफल है, 70 जो है जो प्रश्न में पूछा गया था वो भाज्य है, और 9 जो है आपका भाजक है। तो यहाँ पर आंसर 70 हो जाएगा। और लास्ट है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न की किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, और तब 719925 पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियों की आवश्यकता। मैंने क्या कहा था, हर साल ऐसा एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी इन्होंने संख्या थोड़ी बड़ी कर दी है, वरना तो और ज्यादा इजी आता था। जब प्रश्न में लिखा है ना कि एक अलमारी में इतनी पुस्तकें आती, तो इतने के रखने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 719925 को आप 725 से डिवाइड करेंगे तो आपका 993 आएगा। यही जो है वो आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि अलमारियों की आवश्यकता कितनी होगी। सभी हमारे प्रश्न समाप्त है। लघु उत्तरीय प्रश्न सब थ्योरी बेस्ड है। मैं आपको केवल प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से टाइप के आए थे। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर चित्रपटन का महत्व। वर्तनी सुधार के लिए कक्षा कक्ष में किए जाने हेतु सुझाव। अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों में अंतर। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद। लिखना सिखाने हेतु मारिया मोंटेसरी का मत क्या है। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संबोध निर्माण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इकाई से दहाई तक बढ़ने में आने वाली समस्याएं। भाग के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। SCRT का इसीलिए मैंने भेज दिया था टेलीग्राम पर कि आप देख अवश्य लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न दोनों से मिला जुला कर ही पूछे जाते थे। इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपके टोटल प्रश्न कितने सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।